हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत मैंने पिछले वीडियो में वास्तविक संख्याओं को एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। उसके साथ ही आप के इस अध्याय में प्रमेय 1.1 जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या लेमा कहते हैं, इसके बारे में भी उसी वीडियो में अंत में समझाने का प्रयास किया था। उस वीडियो से थोड़ा सा अलग हटकर इस वीडियो में मैंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझाने का प्रयास किया है। यदि मैं अपने प्रयास में सफल होता हूँ तो अच्छी बात है। इस प्रमेयिका का जो नाम है उसमें आप देखते हैं कि 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला यूक्लिड, दूसरा विभाजन, तीसरा प्रमेयिका। प्रमेयिका को अंग्रेजी में लेमा कहते हैं। यूक्लिड शब्द इसलिए प्रयोग किया गया क्योंकि इस प्रमेयिका को हम लोगों ने यूक्लिड, जो कि यूनान के या ग्रीस के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उनकी लिखी गई पुस्तक एलिमेंट्स में इस प्रमेयिका को दिया गया है और हम लोगों ने इसे वहीं से जाना है, इसलिए हम यहाँ पर उनके नाम का प्रयोग करते हैं। विभाजन का अर्थ गणित की मूल संक्रिया विभाजन अर्थात भाग या डिवीज़न से है और प्रमेयिका शब्द इसलिए लिया गया है क्योंकि ये वे गणितीय कथन होते हैं जिनका प्रयोग हम किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए करते हैं। अर्थात ये ऐसे गणितीय कथन होते हैं जो किसी प्रमेय को अर्थात बड़े गणितीय कथन को सिद्ध करने में प्रयोग होते हैं। तो अब आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नाम इसे क्यों दिया गया। अब इसमें हम सबसे पहले विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि हम अच्छी तरह से पहले से ही करते आए हैं अंकगणित में। अंकगणित से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, जिसमें अंकों का प्रयोग होता है और अंकों से बनी संख्याओं का प्रयोग होता है। और उसमें हम जब भी भाजन की क्रिया करते हैं या भाग की क्रिया करते हैं तो कैसे करते हैं, इसे समझने के लिए मैंने एक बहुत ही सरल उदाहरण लिया है, जिसे आप देख रहे हैं कि इस भाजन की क्रिया में हमने 3 से 14 में भाग किया है और 4 हमें भागफल प्राप्त हुआ है और 2 शेषफल प्राप्त हुआ है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि हम 3 जिससे हम भाग करते हैं उसे हम भाजक कहते हैं और अंग्रेजी में भाजक को हम डिवाइज़र कहते हैं। इसी प्रकार जिस संख्या में हम भाग करते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, अंग्रेजी में डिविडेंड कहते हैं। भाग करने के फलस्वरूप जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम भागफल कहते हैं और भागफल को अंग्रेजी में कोशेंट कहते हैं।
भाग हम कैसे करते हैं? जितनी बार भाजक का भाग जाता है भाज्य में, उसे हम उस संख्या से अर्थात भागफल और भाजक दोनों को गुणा करके, अर्थात 3 और 4 को गुणा करके जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे भाज्य के नीचे लिख देते हैं और फिर उसे घटा देते हैं। और घटाने के फलस्वरूप हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह शेषफल होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 12 लिखा गया है वह वास्तव में भाजक और भागफल का गुणनफल है, अर्थात 3 और 4 का गुणनफल है। 3 यहाँ भाजक है और 4 भागफल है। इसके फलस्वरूप जो 2 शेषफल हमको प्राप्त हुआ है यह सदैव भाजक से छोटा होता है, यह भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर हम इस शेषफल को देखें तो हम पाते हैं कि भाज्य में से यदि हम भाजक और भागफल का गुणनफल घटाते हैं तो हमें शेषफल प्राप्त होता है। और शेषफल भाजक से छोटा होता है, अर्थात यहाँ पर 3 से छोटा दिखाया गया है। और ये संख्या सदैव 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, यह भी हम जानते हैं। ऐसा ही हम अंकगणित में भाग करते आए हैं। तो इस अंकगणित के भाग से हट करके अगर हम इससे थोड़ा व्यापक रूप इसका लें तो हमें बीजगणित की तरफ जाना होगा या हमें संकेतों के माध्यम से इस भाग को समझना होगा। भाजक की जगह यदि हम 3 की बजाय b ले लें संकेत और b से हम भाजक को व्यक्त करें, इसी प्रकार भाज्य 14 को हम a से व्यक्त करें और इसके फलस्वरूप जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसे हम स्मॉल q, अंग्रेजी के अक्षर स्मॉल q से व्यक्त करें, तो यहाँ पर हम स्मॉल q अंग्रेजी का लिख सकते हैं। और इसके बाद हम जानते हैं कि भाग करने की क्रिया में हम यह देखते हैं कि भाजक भाज्य में कितनी बार आता है। तो यदि वो q बार आता है तो हम करते क्या हैं, भाजक और भागफल को गुणा करके जो संख्या हमें प्राप्त होती है, यहाँ पर जैसे BQ प्राप्त हो रही है और अंकगणित वाले भाग में हमको 12 प्राप्त हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर BQ प्राप्त हो रहा है, उसे हम भाज्य अर्थात a के नीचे लिख देते हैं और घटा लेते हैं। घटाने के फलस्वरूप हमें कोई न कोई संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर हम उस संख्या को यदि r से दिखाते हैं, r से हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि यह शेषफल होता है और शेषफल को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं और इसी का पहला अक्षर हमने r लिया है और अंग्रेजी के स्मॉल r से हम शेषफल को व्यक्त करते हैं। जैसे हम भागफल को उसके अंग्रेजी शब्द कोशेंट से अर्थात उसके पहले अक्षर को लेकर स्मॉल q से व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार शेषफल को हम स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर हम अगर देखें तो ये BQ जो आया है वो वास्तव में B गुणे Q है, अर्थात भाजक गुणे भागफल है। और R को अगर समझने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि R जो कि शेषफल है वह भाज्य में से भाजक गुणे भागफल को घटाने पर जो प्राप्त होता है वही शेषफल होता है। इस प्रकार से हमने R बराबर A ऋण BQ यहाँ पर लिख लिया है। इसी संबंध को यदि हम और आगे लेकर चलें तो हम R बराबर A ऋण BQ लिख सकते हैं और इसी को हम उलट करके अगर लिखें, बाएं पक्ष को दायां पक्ष बना दें और दाएं पक्ष को बाएं पक्ष को दायां पक्ष बना दें, तो उससे हमें A ऋण BQ बराबर R प्राप्त होता है। और इसे और थोड़ा व्यवस्थित रूप में यदि हम लिखते हैं तो BQ को बाईं ओर से हम दाईं ओर ले जाते हैं और दाईं ओर ले जाने पर यह धन चिन्ह के साथ हो जाएगा और हमें A बराबर BQ प्लस R प्राप्त होगा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर B गुणे Q धन R। और यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि R जो कि शेषफल होता है सदैव भाजक R जो कि शेषफल है वह सदैव भाजक B से छोटा होगा और शेषफल R
जीरो के या तो बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। यह हमें ध्यान रखना है। ऐसा भाग में हम करते आए हैं, इसे अच्छी तरह से हमने समझा हुआ है। अब अगर हम इस जो संबंध हमको प्राप्त हुआ है यहाँ पर भाग की क्रिया से, भाजन की क्रिया से, तो हम देखते हैं कि A यहाँ पर भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है, और बीच में यहाँ पर धन चिन्ह है और यहाँ हमने बराबर का चिन्ह लिया है क्योंकि ऊपर बराबर है। तो इस प्रकार से हमें एक रिलेशन प्राप्त होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और इससे भी हम पहले से परिचित हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, जो कि हमारा सरलतम भाग था, 3 से 14 में जब हम भाग करते हैं 4 हमको भागफल प्राप्त होता है और 2 शेषफल प्राप्त होता है। तो यदि हम देखें तो भाज्य यहाँ पर 14 है और भाजक गुणे भागफल अगर हम करते हैं तो 3 चौको 12 होता है, और उसमें अगर शेषफल जोड़ दिया जाए तो 3 चौको 12 और 2 उसमें जब जोड़ देते हैं, यानी शेषफल को जब जोड़ देते हैं तो 14 हमें प्राप्त होता है, और जो कि भाज्य 14 के बराबर होता है। उसी रिलेशन को, उसी संबंध को यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिखा गया है। और इस प्रकार हम जो संबंध पाते हैं उसे अगर संकेतों के माध्यम से लिखें, सूत्रवत लिखें, तो हम पाते हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस R या A बराबर बी क्यू धन R हमें संबंध प्राप्त होता है, जहाँ पर R B से छोटा होता है और R 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। यह हमें ध्यान रखना है। और इस प्रकार से यही संबंध जो A बराबर बी क्यू प्लस R और R बड़ा है या बराबर है 0 के और छोटा है B से, ये जो संबंध है, यही संबंध यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। बस यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि A और B को हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है, और इस प्रकार जो Q और R हमें प्राप्त होते हैं वे हमें पूर्ण संख्याओं के रूप में प्राप्त होने चाहिए। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं कि उसमें क्या उसका कथन क्या है या उसका स्टेटमेंट क्या है, उसे देखते हैं तो हम पाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A बराबर बी क्यू प्लस R और R बड़ा है बराबर है 0 के और छोटा है B से, यह संबंध होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो विभाजन या भाजन की क्रिया में जो संबंध हमको प्राप्त होता है, वही संबंध यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी दिया गया है, और उससे अलग इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि A और B ये 2 धनात्मक पूर्णांक हमको दिए रहते हैं। यदि दिए गए हैं तो हमें 2 पूर्ण संख्याएं Q और R ऐसी प्राप्त होती हैं कि जिसका एक ही मान होता है, इसके एक से अधिक मान नहीं हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हम यह कहते हैं कि Q और R के अद्वितीय मान हैं। Q और R के अद्वितीय मान होने का अर्थ यही है कि Q और R के एक ही मान हो सकते हैं। Q का एक बार जो हमें मान प्राप्त हो जाता है वही हमें सदैव प्राप्त होगा। इसी प्रकार R का जो हमें मान प्राप्त होगा वह भी एक ही होगा। और इस प्रकार आप इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। फिर भी यदि कहीं कोई परेशानी या कठिनाई आती है समझने में तो आप अवश्य पूछें। धन्यवाद।